अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब मेंबर खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने प्रामावीरा P6 प्रोजेक्ट प्लानिंग इन कंट्रोल कोर्स का एक सेशन शुरू किया हुआ है, उसके अल्हम्दुलिल्लाह 7 लेक्चर्स हो गए और सब मेंबर्स उसको हमारे साथ लेके चल रहे हैं। तो इसके साथ साथ मैंने बेहतर समझा कि हम एक और सेशन शुरू करें इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर का, ताकि हर लिहाज से जो भी हमारे साथ इस कोर्स में शामिल है हर लिहाज से वो तैयार हो, ना सिर्फ जॉब्स के लिए बट ड्यूरिंग द जॉब्स भी उनको कोई प्रॉब्लम पेश ना आए, और जो लोग जॉब के लिए अप्लाई करें ताकि उनको भी हम जॉब्स के लिए तैयार करें। तो इस सिलसिले में हमने ये इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर का एक सिलसिला शुरू किया है। तो इसका आज पहला लेक्चर है। ये क्वेश्चंस जो मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट हैं, या जो मुझसे या जो मेरे कुलीग्स से या यहाँ पे जो गल्फ रीजन्स में दुबई सऊदी में जितने भी इंटरव्यूवर्स पूछते हैं, तो मैंने उनको कलेक्ट किया हुआ है, उसकी कुछ कलेक्शन है। और इस सीरीज़ को हम इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे वीकली बेसिस पे, और इसके फिर और भी लेक्चर्स आएंगे ताकि मज़ीद हमें हर चीज़ का आइडिया हो, और हम जब इंटरव्यू में इंटरव्यू दे तो हमें कोई भी परेशानी या कोई भी मसला ना आए। तो आज इस सिलसिले का पहला लेक्चर है। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हर मेंबर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो फ्रेश हो या वो मिड लेवल पे हो या एक सीनियर लेवल पे हो, क्योंकि इसकी कलेक्शन कुछ यूँ है कि हर बैकग्राउंड को मैंने मद्देनज़र रख के इसको कलेक्ट किया है। तो इसका आज पहला लेक्चर है, शुरू करते हैं इसका। तो सबसे पहले मैंने इसके क्वेश्चंस भी साथ लिखे और इसके साथ साथ इसके आंसर्स भी मैंने लिखे ताकि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। थोड़ा सा मैंने ये किया है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब आप पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन बनाते हो, तो थोड़ा सा इसको कुछ वर्ड्स को मैंने शॉर्टकट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको आप फिर खुद ही अगर किसी भाई को समझ ना आ रही तो वो बिल्कुल पूछ सकता है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ प्लानिंग पैकेज, जो अक्सर हमारे इंटरव्यूअर हजरात पूछते हमसे इंटरव्यू में। मेरे एक दोस्त से भी ये सवाल पूछा था कि प्लानिंग पैकेज क्या होता है। तो प्लानिंग पैकेज बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, पीपी मींस प्लानिंग पैकेज, जहाँ पे हम कलेक्टिवली सब चीज़ें हम वो करते हैं, जिसमें स्कोप मैनेजमेंट भी आता है, जिसमें एस कर्व भी आता है, जिसमें WBS भी आता है, जिसमें मैन पावर डिप्लॉयमेंट भी आती है, प्रोग्रेस मेथड हमने कौन सा यूज़ करना है, माइलस्टोन क्या है। सो बेसिकली इस सब को कलेक्टिवली, जिसमें स्कोप बेसलाइन भी होता है, कास्ट बेसलाइन भी होता है, शेड्यूल बेसलाइन भी होता है, तो इन सब को मिला के जो एक पैकेज बनता है उसी डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं प्लानिंग पैकेज। ठीक है, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट स्केड्यूल विद द वैलिड CPM। ठीक है, सो एक वैलिड बेसलाइन, एक वैलिड CPM के साथ जो हमारा स्केड्यूल बनता है, और हम इसको क्लाइंट या कंसल्टेंट के साथ सबमिट करते हैं, जिसमें सारा कुछ इन्वॉल्व होता है, स्कोप भी उसमें होता है, इसमें एस कर्व्स भी होती है शुरू में इनिशियल जो कि प्लान होती है, फिर इसमें मैन पावर रिसोर्सेज की डिप्लॉयमेंट भी होती है कि कितने हमारे रिसोर्सेज लग रहे हैं, कितने हमारे बजटेड यूनिट्स हैं, कितने हमारे मैन हावर्स हैं। ठीक है, फिर इसमें प्रोग्रेस का मेथड भी डिफाइन होता है कि हमने किस प्रोग्रेस मेथड को इस प्रोजेक्ट में लेके चलना है, वो विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, चाहे वो फिज़िकल प्रोग्रेस हो या वो ड्यूरेशन वाइज हो। तो हम इसको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में सबमिट करते विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो इसी को कहते हैं प्लानिंग पैकेज। ठीक हो गया। फिर इसके साथ दूसरा जो क्वेश्चन है जो मोस्टली फ्रेश हजरात से भी पूछते हैं या किसी भी, क्योंकि इंटरव्यूअर के माइंड का आपको नहीं पता होता, तो हमें ये चीज़ें भी इन माइंड में रखनी चाहती है, जो कि बहुत इजी है लेकिन हमें माइंड में रखनी चाहिए और हमें इसको याद करना चाहिए। तो व्हाट इज़ बेस लाइन, हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए बेसिकली। तो बेस लाइन क्या है और वाई बेस लाइन आर इम्पॉर्टेंट एंड टाइप्स ऑफ बेस लाइन इन प्राइमावीरा P6। तो बेस लाइन क्या है, द ओरिजिनल प्लान यू कंपेयर अगेंस्ट व्हाट एक्चुअली हैपन्स और प्रोजेक्ट वैलिड स्केड्यूल। ठीक है, हम इसको शॉर्ट टर्म इस तरह भी कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट का वैलिड स्केड्यूल है, जिसके साथ बेसिकली एक बेंचमार्क आप इसको कह सकते हैं, जिसके साथ हमने एक्चुअली कंपैरिजन करना होता है कि हमारा साइट में अभी क्या चल रहा है, हमारा प्लान क्या था और हमारा जो अभी एक्चुअल चल रहा है वो हमारा क्या है। ठीक है, सो द ओरिजिनल प्लान यू कंपेयर अगेंस्ट व्हाट एक्चुअली हैपन, बेसिकली इसका ये शॉर्ट डिफिनीशन है।
फिर बेसलाइन क्यों इम्पोर्टेंट होता है, वाई बेसलाइन आर इम्पोर्टेंट। सो बेसलाइन लेट यू आंसर क्वेश्चंस लाइक, हमें बेसलाइन ये बताता है बेसलाइन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इससे क्या हमें मिलता है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है बेसलाइन का, अगर हम एक बेंचमार्क सेट करते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम आइदर वी आर अहेड ऑफ द स्केड्यूल और आइदर वी आर बिहाइंड द स्केड्यूल। फॉर एग्जांपल इसका एक टर्म होता है SPI, जो उसको कहता है SPI स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, तो उसका अगर 1 से वो ज़्यादा हो फॉर एग्जांपल, तो हम समझते हैं कि हम अहेड ऑफ द स्केड्यूल है। फॉर एग्जांपल वो 1 से अगर लेस हो तो हम समझते हैं कि हम बिहाइंड द स्केड्यूल है। तो उसके पैरामीटर कुछ सेट करते हैं हम क्लाइंट के साथ या कंसल्टेंट के साथ कि हम किस पैरामीटर पे, अगर फॉर एग्जांपल 1.20 है या 0.80 इसके बिटवीन हो, तो हम स्केड्यूल को रिवाइज या रिकवर नहीं करते, हम उसी स्केड्यूल को लेके चलते। लेकिन जब इस क्राइटेरिया से अगर या ज़्यादा हो जाए, एक्सीड कर जाए, या उससे कम हो, जो कि मिनिमम लिमिट है 0.80 फॉर एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम देन स्केड्यूल को रिकवर या रिवाइज करते। ठीक हो गया, तो ये क्राइटेरिया सेट करते, तो इसी से हमें पता चलता है कि हम आइदर वी आर बिहाइंड द स्केड्यूल, जो हमारा टाइम है, जो हम स्केड्यूल फॉर एग्जांपल कोई भी एक्टिविटी है हम किसी भी स्पेसिफिक डेट पे हम करना चाहते हैं, तो उस डेट से हम बिहाइंड हैं या हम उससे अहेड है, तो ये हमें पता चलता है। फिर हमारा जो दूसरा है वो हमें ये पता चलता है कि हम ओवर बजट है या हम अंडर बजट है। फॉर एग्जांपल इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो है CPI, कास्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। अगर ये लेस देन 1 है तो इट मीन्स कि हम ओवर बजट है। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो फॉर एग्जांपल हम है कि हम अंडर बजट है, तो हमें इससे ये पता चलता है। ठीक है, दिन हमें ये पता चलता है कि हमारा जो हमने प्लान किया था हम इससे कितना डिविएटेड है, हम आइदर हम उसके साथ बिल्कुल पैरेलल चल रहे, उसी के अगेंस्ट चल रहे, या उससे हम डिविएटेड है। ठीक है, तो हमें रियलिटी का पता चलता है। बेसिकली इट्स अ रियलिटी चेक्स भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक हो गया, मैं अपनी वर्डिंग में बता रहा हूँ जो कि मुझे आ रहा है, और मैं इसको एडिट वगैरह कभी भी लेक्चर को नहीं करता, जो जैसा कि मैं रिकॉर्ड करता हूँ उसी तरह मैं सेम अपलोड करता हूँ। तो कभी भी अगर कोई मिस्टेक भी हो, सो यू कैन करेक्ट मी, देयर इज़ नो हार्म इन दिस, आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को फ़ायदा और आप लोगों को इन चीज़ों का पता हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह तो क्वेश्चन आपको हज़ारों मिल जाते हैं, आप नेट पे सर्च करते, लेकिन वो इस तरह की कलेक्शन नहीं होती जो हमसे नॉर्मली पूछा जाता है, उसमें हर चीज़ होता है। ठीक है, तो वो फिर काफ़ी टाइम लगता है हमें, हमारे पास इंटरव्यू के लिए काफ़ी थोड़े से दिन होते हैं। जब हम फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से यहाँ मूव होते तो हमारे पास थोड़े से दिन होते, तो इसलिए फिर मुश्किल हो जाता है कि हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस को हम कलेक्ट कर रहे हैं और इसी को हम प्रिपेयर करें। तो इंशाल्लाह मेरा कोशिश यही है कि मैं उसी क्वेश्चंस को वो करूं, आप लोगों के साथ से शेयर करूं इसी सेशंस के साथ, जो लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस तरह आएगा कि उसमें यही होगा कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगी जिससे आपकी इंटरव्यू फुली प्रिपेयर हो जाएगी, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। फिर तीसरा जो हमारा है वो है टाइप्स ऑफ बेसलाइंस के कितने टाइप्स है। ठीक है, तो वैसे तो हम अगर जनरली बात करें तो हमारा एक होता है प्राइमरी बेसलाइन, एक होता है सेकेंडरी बेसलाइन। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले जब भी हम बेसलाइन सेट करते हैं तो वो प्राइमरी बेसलाइन होती है पहले वाला। ठीक है, फिर अगर हम कोई भी वेरिएशन या चेंजेस हमारे पास आती है तो हम दोबारा उसको रिकवर करते हैं, तो हमारे एक सेकेंडरी बेसलाइन बनती है। एक वो है, दूसरे इसके जो टाइप्स है, एक होता है स्केड्यूल बेसलाइन, ठीक है, एक होता है कास्ट बेसलाइन, एक होता है रिसोर्स बेसलाइन। स्केड्यूल बेसलाइन इज जो जैसा कि नेम से इंडिकेट हो रहा है कि ओरिजिनल प्लान डेट्स एंड ड्यूरेशन, जो कि डेट्स का वेरिएशन आपको बताता है। ठीक है, जो आपने प्लान डेट्स किए हुए उसके अगेंस्ट और जो आपके एक्चुअल डेट्स है। ठीक है, फिर कास्ट का इसी तरह नेम से जाहिर है कि ओरिजिनल प्लान बजट, यूज अर्न वैल्यू। ठीक है, रिसोर्स बेसलाइन का इसमें आपके प्लान लेबर मैन हावर्स जो होते हैं, जितने भी इक्विपमेंट के जो मैन हावर्स होते हैं या मटेरियल जितने भी आपका यूनिट मटेरियल लग रहा है। ठीक है, आपसे पहले भी मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास P6 में यूनिट्स की बात आती है तो हमेशा हमारे पास या तो लेबर होंगे या तो इक्विपमेंट होंगे या तो मटेरियल होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 3 किस्म के बेसलाइन के टाइप्स हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्लानिंग इंजीनियर। फॉर एग्जांपल आप जब भी इंटरव्यू दे रहे हैं तो हमेशा कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो एज ए प्लानिंग इंजीनियर, अगर आप प्लानिंग इंजीनियर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और अगर आपको अपनी जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का या प्लानिंग इंजीनियर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं पता, तो फिर थोड़ी सी एम्बेरसमेंट होती थी। इसलिए ये
इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस भी फील्ड में, फॉर एग्जांपल अगर आप KVQC है और आप KVQC के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका वो इंटरव्यूअर जो है वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं जब इस कंपनी को या मैं इस जॉब को ज्वाइन करूँगा तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए। तो एज ए प्लानिंग इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्लानिंग, ठीक है, जो कि इनिशियल स्टेजेस पे होती है। फिर आपका स्केजुअलिंग है, आपने शेड्यूल करना होता है, आपने मॉनिटरिंग करनी होती है एंड कंट्रोलिंग करनी होती है, जो एग्जीक्यूशन के साथ पैरेलल चलता है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ठीक हो गया। प्रोजेक्ट प्रोग्रेस टू इंश्योर दैट प्रोजेक्ट आर कंप्लीटेड ऑन टाइम एंड बट, और आपका अल्टीमेट गोल क्या होता है? आपका जब भी एग्जीक्यूशन हो रहा होता है तो आपने उसी टाइम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग करनी है। कंट्रोलिंग मीन्स कि आपने हर चीज़ को विद इन द टाइम बजट और विद इन द टाइम फ्रेम करना है, ताकि आपका ना तो कास्ट एक्सीड हो और ना आपकी टाइम हो। बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर आपका यही रोल होता है, ठीक है। आपने स्कोप मैनेजमेंट करनी है, आपने स्कोप को मैनेज करना है कि हमने क्या करना है और हमारे स्कोप में हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। फिर आपने बेसलाइन सेट करना है, CPM क्रिटिकल पार्ट मेथड, आपने एनालिसिस करनी है, ठीक है। प्रोजेक्ट प्रोग्रेस मेजर करना है आपने कि किस तरह हमने प्रोग्रेस को मेजर करना है, ठीक है। रिसोर्स कैलकुलेशन आपने करनी है, कितने हमारे पर एक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटी है हमारे कितने उस पर लेबर, मैन पावर, इक्विपमेंट और मटेरियल लगेगा। फिर कास्ट कोऑर्डिनेशन करनी है आपने, ठीक है। फिर इसके साथ एस कर्व्स आपने सारी बनानी है, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, वो डिज़ाइन की हो, या प्रोक्योरमेंट की हो, या कंस्ट्रक्शन की हो। तो ये आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। WBS क्रिएशन आपने करनी है, ठीक है। इसके साथ साथ रिपोर्टिंग आपने करनी एंड देन डिले एंड क्लेम सपोर्ट एंड रिस्क मिटिगेशन आपने करनी है। जो डिले एंड क्लेम सपोर्ट एंड रिस्क मिटिगेशन है, ये एक अलग ही बहुत ही एक अलग ही दुनिया है, समझे आप। ये एक अलग ही टॉपिक है। इंशाल्लाह जब हम P6 का मुकम्मल कोर्स ख़त्म करेंगे तो उसके बाद हम डिले एनालिसिस और क्लेम्स मैनेजमेंट का पूरा वो करेंगे। ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह डिले एनालिसिस इस कोर्स के बाद करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही एक वसी फील्ड है, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह इसको सेपरेटली, जब हमें P6 का मुकम्मल 100% अबूर होगा, जब हमें हर चीज़ का पता होगा, तो तभी हम ये कर सकेंगे। अगर हमें P6 नहीं पता और हम डायरेक्टली डिले एनालिसिस या क्लेम मैनेजमेंट पे करेंगे तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं शुरू में एज अ फ्रेशर के लिए, अगर एक मिड लेवल पे भी, तो उसको मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि वो इसी पे फोकस करे, ठीक है। लेकिन ये आपका डोमेन है, ये आपने करना है बीइंग एज अ सीनियर या एज अ प्लानिंग इंजीनियर। एज अ जूनियर अगर आप हैं किसी भी कंपनी में तो आपका ये डोमेन नहीं है, वो आपको ये नहीं करवाते आपसे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कि स्केजुअल क्या है। अक्सर अमूमन पूछा जाता है बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर कि स्केजुअल होता है क्या है, रिलेशनशिप्स क्या होता है और लेग क्या है, ठीक है। ये तीनों मैंने एक साथ लिख दिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। स्केजुअल क्या है? स्केजुअल है कि जिस ऑर्डर में हमने एक्टिविटीज़ हमारी हो रही है, द ऑर्डर इन विच एक्टिविटीज़ अकर एंड इंश्योर प्रोजेक्ट फिनिश ऑन टाइम एंड डेट, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल ये एक ऑर्डर है जिसमें हमारी एक्टिविटीज़ हो रही है, उसी को हमारा स्केजुअल कहते हैं। और ये इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट टाइम और डेट के मुताबिक ख़त्म हो, ठीक है। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि अ प्लान दैट ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ ओवर अ टाइम, एक ऐसा प्लान जो ऑर्गेनाइज करते हैं एक्टिविटीज़ को ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। फिर रिलेशनशिप क्या है? बेसिकली इसको सिंपल 2 वर्ड्स में आप किसी को भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ लॉजिकल डिपेंडेंसीज, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि फिनिश टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश या स्टार्ट टू, आप ये नहीं बता। आपने सबसे पहले डिफाइन करना है कि इट्स अ लॉजिकल डिपेंडेंसी बिटवीन 2 एक्टिविटीज़, ओके। तो इसके साथ ये इसके टाइप्स हैं। ये जो टाइप्स है वो है फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू स्टार्ट और फिनिश टू स्टार्ट एंड स्टार्ट टू फिनिश। स्टार्ट टू फिनिश यूजुअली यूज़ नहीं होता, जो बाकी 3 है वही यूज़ होते हैं। फिर लेग क्या है? लेग एंड लीड, ठीक है। ये हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, लेकिन मोस्टली जो हमें वो लेग यूज़ होता है, लीड इतना या ख़ास यूँ नहीं होता, बट स्पेशल ओकेजन पे वो यूज़ होता है, ठीक है। तो लेग है क्या चीज़? है प्लेन डिले बिटवीन 2 एक्टिविटीज़, ठीक है। आपने कोई 2 एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, वो आप अगर शुरू, फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट टू स्टार्ट इसको एक दूसरे को के साथ स्टार्ट करें, लेकिन आपने कुछ इसमें डिले रखना है। फॉर एग्जांपल आपने 2 एक्टिविटीज़ एक साथ शुरू की, लेकिन आप कहते हैं कि शुरू साथ साथ ही हो, लेकिन उसके बाद 2 दिन या 3 दिन का मैं डिले रखना चाहता हूँ, तो ये बेसिकली अ प्लेन डिले। या अगर फिनिश टू स्टार्ट भी हो, ठीक है, एक ख़त्म हो उसके बाद दूसरा स्टार्ट हो, लेकिन आपने फॉर एग्जांपल
कोई कंक्रीट की एक्टिविटी और उसने दरमियान में आप कहते हैं कि नहीं मैं ये क्योरिंग की एक्टिविटी नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं इसके लिए क्योरिंग का टाइम रखना चाहता हूँ, तो आप उसको 3 या 4 दिन या 7 दिन जितना आप डिले करते हैं तो आप उसको डिले कर देते हैं। ठीक है, तो इसका ये भी कह सकते हैं कि डिले द स्टार्ट ऑफ और फिनिश डेट ऑफ द डिपेंडेंट एक्टिविटी। तो अगली एक्टिविटी की आप जो स्टार्ट डेट है या तो उसको डिले कर देते या फिनिश वो ऑटोमेटिकली डिले हो जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारे पास है नेक्स्ट ये हो गया। इसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ फॉरवर्ड पाथ एंड व्हाट इज़ बैकवर्ड पाथ। ठीक है, इस पे जब हम P6 करेंगे इंशाल्लाह हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे, जो एक आपको पता है एक फॉरवर्ड पाथ और बैकवर्ड पाथ का एक पूरा डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम जिसको कहते हैं, तो हम इंशाल्लाह उस पर एक एग्जांपल करेंगे, हम इनको प्रूफ करेंगे कि किस तरह फॉरवर्ड पाथ को हम करते हैं और किस तरह हम बैकवर्ड पाथ को करते हैं। ठीक हो, अब फॉरवर्ड पाथ है क्या और बैकवर्ड पाथ क्या है, इसकी सिंपल डिफिनीशन मैंने लिखी हुई है, फिर इसकी वो एग्जांपल टाइप्स लिखी हुई ताकि आप लोगों को समझ पाएगा। हमने रट्टा नहीं लगाना, हमने चीज़ों को समझना है, और जब हम एक दफ़ा चीज़ें को समझते हैं ना तो हमें फिर ज़रूरत नहीं होती है चीज़ें को वो करने के लिए, वो खुद ही मेमोराइज हो जाता है। ठीक है, आपके फिंगर टिप्स वो बन जाती है। तो फॉरवर्ड पाथ बेसिकली है कैलकुलेट्स द अर्लीस्ट स्टार्ट एंड फिनिश डेट ऑफ द एक्टिविटी। अब देखिए फॉरवर्ड पाथ है तो इसमें हमेशा याद रखिए इसमें अर्लीस्ट होगा। ठीक है, अर्लीस्ट या तो स्टार्ट होगा या तो फिनिश होगा। मूविंग प्रोजेक्ट स्टार्ट टू फिनिश, ठीक है, ये फॉरवर्ड पाथ में जाएगा। ठीक है, और प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ठीक है, और इसमें अर्लीस्ट डेट होंगी, या ईडी होंगी या ईएफ होंगे, लेकिन अर्लीस्ट होगा ईएस, अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश। ठीक है, इसमें अर्लीस्ट डेट्स होंगी। अब जब बैकवर्ड्स की बात आती है उसमें लेट्स डेट होंगी, या तो वो लेट स्टार्ट होगा या तो वो लेट ख़त्म होगा। अर्लीस्ट स्टार्ट क्या होता है कि कितना हम जल्दी एक एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब फिर है कि कितना हम जल्दी इसको ख़त्म कर सकते हैं, अर्ली ये होता है। ठीक है, फिर लेट है कि कितना हम इसको लेट, एक लिमिट आता है। ठीक है, आपके पास फॉर एग्जांपल 7 दिन है। ठीक है, और वो एक्टिविटी 5 दिन की है, तो आप पहले दिन इसको अगर स्टार्ट करें लेट स्टार्ट करें तो कोई मसला नहीं, अगर आप दूसरा दिन लेट स्टार्ट करें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप तीसरे के बाद शुरू करेंगे तो वो एक्टिविटी है 5 दिन की, आपके पास है टोटल 7 दिन। ठीक है, तो अगर आप चौथे दिन स्टार्ट करेंगे तो ये जो 7 दिन से वो एक्सीड कर जाएगा, तो आपका जो लेट स्टार्ट है वो तीसरा दिन से आप एक्सीड नहीं कर सकते, तो ये आपके पास होता है बैकवर्ड पाथ। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करते हैं लेटेस्ट स्टार्ट, ठीक है, एंड फिनिश डेट विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट, इससे प्रोजेक्ट डिले नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेशन होती है कि कब हमने स्टार्ट करनी है, कब हमने फिनिश करनी है। मूविंग प्रोजेक्ट फ्रॉम फिनिश टू बैक टू स्टार्ट। ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, इसमें बैक साइड से हमारी कैलकुलेशन होती है सारी। जब हम इंशाल्लाह करेंगे इसको, इस पर एक एग्जांपल करेंगे, इसको मैं आपको प्रूव करूंगा, वो वीडियो उस पर आएंगे इंशाल्लाह, फिर आपको समझ भी आएगी प्रॉपर। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए इतना ही याद रखना है। ठीक है, आपके पास अगर स्लाइड किसी को चाहिए तो वो इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मैं क्योंकि साथ साथ मेरे और भी काफ़ी सारे स्लाइड्स होते और भी सारे प्रोजेक्ट्स के काम होते तो मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब जो लेक्चर्स के थे तो वो मैंने फिर डिलीट कर दी, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल होती है, वो आप वहाँ से वीडियो डाउनलोड करके एक अपने पीसी में एक अलग फोल्डर बनाए इस लेक्चर्स का, तो लेक्चर 1 2 मैंने नंबर वाइज दिए ताकि आप लोगों को वहाँ भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसका भी इंटरव्यू क्वेश्चन का एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा ताकि आप लोग उनके साथ कंफ्यूज ना हो। फिर इसके बाद है व्हाट इज टोटल फ्लोट, तो अमाउंट ऑफ टाइम दैट एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट। ठीक है, ये हमारे पास है कि कितना हम एक एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट हो उस पर कोई भी असर ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक एक्टिविटी है वो 3-4 दिन बाद भी स्टार्ट करें तो उससे हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे हमारा प्रोजेक्ट डिले हो रहा हो। ठीक है, या हम इसको यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ मच एक्टिविटी स्लेफ्ट एंड स्टिल फिनिश ऑन टाइम। तो हम अगर एक्टिविटी लेट स्टार्ट भी हो लेकिन फिर भी वो बाद में टाइम पे ख़त्म हो, उससे फ़र्क ना पड़े प्रोजेक्ट कंप्लीशन में, तो हम इसको टोटल फ्लोट कहते हैं। ठीक है, हम इसको यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन अर्लीस्ट डेट एंड लेटेस्ट डेट, ईडी माइनस एलडी, इसको भी हम इसका फार्मूला भी यूँ भी कह सकते हैं, इसको टोटल फ्लोट कहते हैं। फिर इसका फार्मूला है टोटल फ्लोट लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट, लेट स्टार्ट और अर्ली स्टार्ट के दरमियान डिफरेंस, या लेट फिनिश और अर्ली फिनिश के दरमियान जो डिफरेंस है, ये इसका फार्मूला है टोटल फ्लोट का। ठीक होगा,
इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डेटा डेट। अब डेटा डेट ऑलरेडी मैं लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जिस डेट पे हम स्केड्यूल को अपडेट करती है, या जो हमारा कट ऑफ डेट होता है जब भी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको वो क्लाइंट बता देता है हमारा कट ऑफ डेट ये है जिस पे आपने रिपोर्ट सबमिट करवानी है, आपने वीकली प्रोग्रेस सबमिट करवानी है, तो उसी कट ऑफ डेट को आप डेटा डेट कहते हैं, जिसपे आप एक्चुअली प्रोग्रेस को मेजर करते रिकॉर्ड करते। ठीक है, सो हम इसको यू भी डिफाइन कर सकते हैं कि इज अ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस डेटा डेट, इट इज यूज एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द रिमेनिंग। ये समझने वाली बात है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 6 महीने का प्रोजेक्ट के शुरू में आपका जो इनिशियल डेटा डेट होगा वो प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट होगा। ठीक है, जैसे अगर 1 महीना हो गया और 1 महीने बाद आप प्रोजेक्ट अपडेट कर रहे और रिपोर्ट सबमिट कर रहे, तो ये पीछे महीना गुजर गया। अब अगले वाला जो आगे का जो आपका डेट होगा जिस पे आप प्रोग्रेस अपडेट कर रहे हैं, वही आपका डेटा डेट होगा। ठीक है, और ये एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपने स्टार्ट पीछे से नहीं करना, महीना गुजर गया, आपने अगले से स्टार्ट इधर से ही लेना है। ठीक है, तो ये आपको ये डिनोट करता है कि जहाँ से वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग, और जो रिमेनिंग काम आपका बाकी उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका डेटा डेट है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या होते हैं। कंस्ट्रेंट होते हैं, अगर हम यू इसको कह लें बाउंडनेस। बाउंडनेस एक लफ्ज़ है, हम किसी को बाउंड कर देते। ठीक है, एक केज में हम रिस्ट्रिक्शंस लगा देते सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो ये बेसिकली डेट रिस्ट्रिक्शन है जो आपको क्लाइंट या कंसल्टेंट आपको इन्फोर्स करते हैं कि आपने ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है। तो बेसिकली ये डेट की रिस्ट्रिक्शन है कि आपने इसी टाइम पे ये मुझे लाजमी ख़त्म करके देना है। ठीक है, तो उसी को कंस्ट्रेंट कहते हैं। ये डिफिनीशन लिखा हुआ मैंने आपको आसान लफ्ज़ों में बता दिया। आप ये नीचे वाला भी पढ़ सकते हैं कि इन अ प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग कंस्ट्रेंट अ डेट लिमिट इम्पोज ऑन एक्टिविटीज़। कुछ एक्टिविटीज़ पर डेट लिमिट्स लगाई जाती हैं दैट रिस्ट्रिक्ट व्हेन दे कैन स्टार्ट। कुछ ये ख़त्म की भी होती है, कुछ स्टार्ट की भी होती है। और आपको क्लाइंट कहते हैं कि ये वाली एक्टिविटी यहाँ लाजमी शुरू होनी चाहिए। तो जो लाजमी का लफ्ज़ आते हैं तो इट मीन दैट कंस्ट्रेंट। बट मैं जब करता हूँ प्रोजेक्ट पे, ठीक है, या हम जब करेंगे या आप लोग करेंगे, तो हम अवॉइड करेंगे कंस्ट्रेंट को। ठीक है, कंस्ट्रेंट हम अवॉइड क्यों करते हैं, इसलिए इस पर फिर फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप इसको याद रखिएगा कि हमने कंस्ट्रेंट को अवॉइड करना है। ठीक होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्रिटिकल पाथ आता है। वो सबको पता है कि क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ विद जीरो फ्लोट। ठीक है, विद जीरो टोटल फ्लोट, जिसमें फ्लोट ना हो। ठीक है, वो क्रिटिकल एक्टिविटी होती है नॉर्मली जो डिनोट होती है रेड पे। ठीक है, वो जो क्रिटिकल सीपीएम पे होती है तो उसमें फ्लोट नहीं होता। जाहिर बात है, एक दिन भी आप डिले करेंगे तो उसके साथ पूरा प्रोजेक्ट जो वो डिले होता है। ठीक है, इसके बाद है व्हाट इज रिकवरी स्केड्यूल। अच्छा, रिकवरी स्केड्यूल होता है, एक होता है रिवाइज स्केड्यूल, एक होता है रिकवरी स्केड्यूल। जब हम करेंगे ईओटी या डिले एनालिसिस जब करेंगे, इसमें इसको मज़ीद पढ़ेंगे। लेकिन जब भी हमारा प्रोजेक्ट किसी भी रीज़न से हमारा लेट हो रहा होता है, हम उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे होते जो सीपीआई है और एसपीआई है। ठीक है, तो जो हमारी लिमिट से जब एक्सीड हो जाए किसी भी रीज़न से, चाहे वो फोर्स मेजोर हो या ड्राइंग हमें टाइम से ना मिल रहा हो या हमें लैंड एक्विजिशन परमिट्स नहीं मिल रहे हो, किसी भी वजह से अगर हमारा स्केड्यूल डिले हो जाए तो हम इसको फिर रिकवर करते हैं। हम इसको वापस इसकी पोजीशन को लाने के लिए हम इसको रिकवर करते हैं। सो बेसिकली हम इसको यू डिफाइन करते हैं कि रिकवरी स्केड्यूल से हाउ टू रिगेन इट्स लॉस्ट टाइम। तो जो हमारा टाइम गुजरा है, जो हम जितना डिले है, इसको हम रिकवर करते हैं। इसमें प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट जो है वो चेंज नहीं होती, हमेशा याद रखिए। रिवाइज में हमेशा प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट जो है वो चेंज होगी। अच्छा, फिर वेरिएंस क्या है। वेरिएंस यू ऑल नो फ्रॉम द वर्ड कि वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, इट्स अ डिफरेंस। वेरिएंस हमेशा आपको पता है चेंजेस और डिफरेंस को डिनोट करता है, तो प्लान और एक्चुअल के दरम्यान है। फिर इसके बाद है सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड। क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट पाथ इन द स्केड्यूल। ठीक है, जब भी हम इसको करेंगे, जब आप जाते वहाँ पे, जब हम क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को फिल्टर भी करते तो वहाँ पे भी लिखा होता है क्रिटिकल पाथ। ठीक है, तो जैसे आप क्रिटिकल पाथ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास सिर्फ भी क्रिटिकल एक्टिविटी शो हो जाती है। ठीक है, सो ये बेसिकली एक टेक्निक है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है। ठीक है, फिर व्हाट इज नेगेटिव फ्लोट। एक था टोटल फ्लोट, एक होता है फ्री फ्लोट और एक होता है नेगेटिव फ्लोट। तो नेगेटिव फ्लोट हमें शो करता है कि हम जो प्रोजेक्ट का जो कंट्रेक्चुअल और टारगेट सेट है, हम इससे कितना बिहाइंड है। ठीक है, ये जब हम शुरू करें प्रोजेक्ट करेंगे उसमें आपको नेगेटिव मैं शो करूँगा और वहाँ पे आपको फिर बेहतर पता होगा। फर्दर
इस सिर्फ अभी के लिए आप लोगों को ये डिफिनीशन याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग इस कोर्स अगर किसी भाई को इंटरव्यू की कॉल आती है तो उनको ये चीज़ों का पता होता है कि वो इंटरव्यू पास करे, ठीक है। अभी तक भी अगर जिस भाई ने लेक्चर्स लिए तो वो ना इंटरव्यू सिर्फ पास कर सकते हैं बल्कि वो काम भी कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 17 है, वो है व्हाट इज़ माइलस्टोन। माइलस्टोन बेसिकली ज़ीरो ड्यूरेशन होती है इसकी और एक की इवेंट है, ठीक है। एक स्पेसिफिक पॉइंट तक बेसिकली पहुंचने के लिए एक ज़ीरो ड्यूरेशन है कि हमने क्या अचीव किया बेसिकली। सो इट्स अ की इवेंट विद ज़ीरो ड्यूरेशन, ठीक होगा। व्हाट इज़ ईओटी, ये एक पूरा सब्जेक्ट है और इसको हम रिवाइज भी कह सकते हैं स्केजुअल, और हम इसको इंशाल्लाह एक कंप्लीट तरीके से करेंगे। इस पे तकरीबन हमारे काफ़ी सारे लेक्चर्स होंगे, 10 to 15 मिनिमम लेक्चर इस पे होंगे अलहदा P6 की, क्योंकि एक पूरा एक सब्जेक्ट है। और ये अगर आपको आता हो तो इट मीन्स कि आप एक सीनियर प्लानिंग इंजीनियर या आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं और आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो EOT एज अ बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ टाइम इज एडिशनल टाइम ग्रांटेड ड्यू टू एक्सक्यूजिबल डिले। अब EOT क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ टाइम होता है जब वो आप उसमें एडिशनल टाइम के लिए आप क्लेम करते हैं, ठीक है। जो आपको इंटाइटल होता है, जिसके लिए जो आप इसके लिए इंटाइटल होते हैं। इंटाइटल मीन्स के आप ये बिलीव करते हो कि बिलीविंग दैट यू डिज़र्व सर्टन बेनिफिट्स और स्पेशल ट्रीटमेंट और प्रिविलेज, कि आप ये डिज़र्व करते हो कि ये जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम जो मैं मांग रहा हूँ इसका मैं डिज़र्व करता हूँ। और ये जो डिलेज हुआ है, जिस डिलेज की वजह से ये मैं एक्सटेंशन ऑफ टाइम में मांग रहा हूँ या मैं जब क्लेम कर रहा हूँ, तो ये मेरी वजह से नहीं हुई, ठीक है। ये डिले जो है या तो क्लाइंट की वजह से हुई या कंसल्टेंट की वजह से हुई, तो इसके लिए मैं क्लेम करता हूँ ये EOT। इंशाल्लाह जब हम ये EOT का टॉपिक करेंगे, हम इसमें इंशाल्लाह पढ़ेंगे सारा कि EOT क्या होता है, डिले क्या है, क्लेम क्या होता है, काजेज ऑफ डिले क्या है, किस तरह हम काजेज ऑफ क्लेम्स क्या है, किस तरह हम क्लेम्स को एंटाइटल करते हैं, हम किस तरह इसके लिए अप्लाई करते हैं, रिजेक्शन क्या होती है इसकी, कॉमन क्या काजेज है इसकी रिजेक्शन की, ठीक हो गया। इसके साथ हमें क्या क्या करना चाहिए, फिर एग्जांपल इसके करेंगे डेली लाइफ रूटीन में, ठीक है। तो काजेज जो है क्लेम्स के वो हम करेंगे, और ये भी हम करेंगे कि कंट्रैक्टर जब ये क्लेम्स करते हैं तो वो क्यों फेल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो जब सबमिट करता है लेकिन वो रिजेक्ट हो जाती है। तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम करेंगे क्योंकि ये एक पूरा सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैं इसको अभी फ़िलहाल डिस्कस नहीं करता, बट सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि EOT क्या है, ठीक है। फिर व्हाट इज़ क्रैशिंग एंड व्हाट इज़ फास्ट ट्रैकिंग, ये हर बंदे को पता होना चाहिए, जो भी एक स्टूडेंट भी हो। तो क्रैशिंग में हम क्या करते हैं, ये नॉर्मली हर इंटरव्यू में पूछता है, ठीक है। व्हाट इज क्रैशिंग? क्रैशिंग इज बेसिकली रिड्यूसिंग ड्यूरेशन बाय एडिंग एक्स्ट्रा रिसोर्सेज एक्स्ट्रा टाइम, ठीक होगा। इसमें हम ड्यूरेशन को रिड्यूस करते हैं और हम इसमें एडिशनल रिसोर्सेज जो है, जो हमारे पास मैन पावर है या लेबर है या इक्विपमेंट्स है या मटेरियल है, हम इसको रिसोर्सेज को इंक्रीज करते हैं और ड्यूरेशन को हम कम करते हैं, ठीक है। व्हाट इज फास्ट ट्रैकिंग? फास्ट ट्रैकिंग इज ओवरलैपिंग एक्टिविटीज टू शॉर्टन ड्यूरेशन। हम इसमें दो एक्टिविटीज को पैरेलल करते हैं, तो फिर इसकी वजह से हमारा ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाता है। लेकिन वी आर ऑलवेज प्रिपेयर टू डू क्रैशिंग रेदर देन अ फास्ट ट्रैकिंग, ठीक है। कोई भी आपसे पूछे, ठीक है, कि हम क्रैशिंग को प्रेफर करेंगे या फास्ट ट्रैकिंग को प्रेफर, तो हम क्रैशिंग को प्रेफर करेंगे, फास्ट ट्रैकिंग को हम प्रेफर नहीं करेंगे। यस, क्रैशिंग जो है वो हाई कास्टली होगा, ठीक है, बट इसमें जो है रिस्क जो है वो लेस इन्वॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी एक्टिविटीज़ वही उसी सीक्वेंस से जारी होगी, ठीक है। जबकि फास्ट ट्रैकिंग में हम एक्टिविटीज़ का जब सीक्वेंस चेंज करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं। तो यही आंसर आपने देना है, सिंपल कहना, ठीक होगा। इसके बाद आज का जो हमारे पास आखिरी दो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ आउट ऑफ सीक्वेंस एक्टिविटीज़। इंशाल्लाह हम इसको करेंगे, मैं आपको जब हम प्रोजेक्ट करेंगे उसमें आउट ऑफ सीक्वेंस एक्टिविटी आएंगी, हम इसको रिमूव भी करेंगे। तो आउट ऑफ सीक्वेंस एक्टिविटीज़ है, आउट ऑफ सीक्वेंस एक्टिविटीज़ progress occur when successor starts before the predecessor finishes, ठीक है। जब भी हमारे पास दो एक्टिविटीज़ होती है, एक होता है प्रीडिसेसर, मैं आपको अपनी वर्ड में बताता हूँ, एक होता है सक्सेसर, एक होता है प्रीडिसेसर, ठीक है।
तो प्रेडेसेसर मीन्स के जो पहली वाली एक्टिविटी है जो उसके बाद में होगी उसको सक्सेसर कहते हैं। समटाइम ये होता है कि जो हमारी सक्सेसर एक्टिविटी होती है जो बाद की वाली वो पहले शुरू हो जाती है जो पहले वाली एक्टिविटी से। तो उसी सिनारियो में हमारे पास जो सिनारियो बनता है उसी को कहते हैं आउट ऑफ सीक्वेंस एक्टिविटी, उसमें खुद ही जनरेट हो जाती है। और फिर जब भी हम कभी भी रिवाइज स्केजुअल या रिकवर स्केजुअल बनाते हैं तो हमारा सबसे पहले जो पॉइंट होता है हमने इसी एक्टिविटीज़ को रिमूव करना होता है। ठीक हो गया। तो पहले के लिए हमें इतना पता होना चाहिए कि बाद वाली एक्टिविटी जो पहले वाली एक्टिविटी से पहले शुरू हो तो उसी सिनारियो में हमारे पास एक सिनारियो जनरेट होता है, उसी को आउट ऑफ सीक्वेंस एक्टिविटीज़ कहते हैं, उसी एक्टिविटीज़ को। फिर हमारे पास लेवल 4 स्केजुअल क्या है, जो डिटेल कंस्ट्रक्शन स्केजुअल है उसी को लेवल 4 स्केजुअल कहते हैं, जिसमें हमारे पास डिटेल की एक्टिविटीज़ आती है। ठीक है, तो उसी को लेवल 4 स्केजुअल कहते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। ठीक हुआ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जब हम सेकंड सीरीज इसका करेंगे तो मज़ीद इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप ये देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आजकल के हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक होगा। तो अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट वीकेंड सैटरडे को इंशाल्लाह लेक्चर अपलोड होगा या फ्राइडे को लेक्चर 8, और इसके बाद हमारा लाइव सेशन होगा सैटरडे 9 to 11 मॉर्निंग टाइम। तो हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। और भी अस्सलाम वालेकुम।